नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। मेरा नाम है अंकित त्यागी। शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर से करते हैं जो सीरिया से आ रही है, जहां पर एक बार फिर से नरसंहार हुआ है। सीरिया पर से मौत के बादल छटते दिखाई नहीं दे रहे। सीरिया के लातकिया और टाटस में 2 दिनों से जारी भीषण हिंसा में 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हिंसा में अलावी समुदाय के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। अलावी समुदाय के 745 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। ज्यादातर लोगों को बहुत करीब से गोली मारी गई। इस दौरान असद समर्थकों 148 लड़ाके भी इस हमले में मारे गए हैं। लताकिया और टाटस में बड़ी संख्या में सैनिक तैनात हैं। लताकिया और टाटस में बिजली और पानी की सप्लाई भी काट दी गई है। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने कहा है कि सीरिया के तटीय इलाकों में हिंसा जारी है। 13 साल पुराने गृह युद्ध से भी भीषण हिंसा इस वक्त हो रही है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी उमा शंकर सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उमा, जो जैसे हम जो सीरिया के अंदर मौत के बादल हैं वो छटते दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, और ये वही समुदाय है जिससे पूर्व राष्ट्रपति असद आते थे। तो ये क्या एक विशेष तौर पर इस इलाके को टारगेट करके ये हिंसा की जा रही है? जी देखिए, आरोप तो यही लगाया जा रहा है क्योंकि 3 महीने पहले जब से अहमद शारा की सरकार आई है और उन्होंने सीरिया की सत्ता पे काबिज वो हुए हैं, उसके बाद से ही ये कहा जा रहा था कि जो अलवाइड जो कि बशर असद के सेक्ट से आते हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है क्योंकि उनमें से बहुत सारे जो ऐसे हथियारबंद गुट हैं जिन्होंने अपने हथियार अभी तक नहीं सरेंडर किए हैं, तो उनको हथियार सरेंडर करने के लिए कहा गया। और उसके बाद से एक ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा था ताकि ऐसे जो लोग हैं जो कि असद के समर्थक रहे हैं और अभी भी हथियार उठाने की कुव्वत रखते हैं, तो ऐसे पोटेंशियल वाले लोगों से हथियार को सरेंडर करने को कहा जा रहा था, लेकिन वो नहीं कर रहे थे। जो जाबलेह का इलाका है जहां पर गुरुवार की रात हिंसक झड़प की जो भारी पैमाने पर शुरुआत हुई, उसके पीछे ये वजह बताई जा रही है कि जो सिक्योरिटी फोर्स है, मौजूदा सिक्योरिटी फोर्स, वहां पर एक शख्स को पकड़ने की कोशिश कर रही थी जो कि असद समर्थक था और हथियार से लैस था। लेकिन उस बीच जो है वो सीरियाई सिक्योरिटी फोर्स पर यानी कि अल शारा की फोर्स पर जो है वो घात लगाकर हमला किया गया और उसके बाद बड़े पैमाने पर फायरिंग जो है शुरू हुई। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए न सिर्फ सिक्योरिटी फोर्स जो कि मौजूदा रिजीम के लिए काम कर रही है, बल्कि जो हथियारबंद ऐसे दस्ते जो कि अल शारा को सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी बड़े पैमाने पर उन इलाकों में जाकर उन्होंने कत्ल गारत मचाने की कोशिश की और मचाया है जहां पे अलवाइट रहते हैं। और खासतौर पे ये भूमध्य सागर के किनारे का इलाका है, चाहे वो लातकिया हो, चाहे वो टॉर्टस हो, तो इन सब इलाकों में जो हिंसा है बहुत बड़े पैमाने पर हुई है। हालांकि जो केयरटेकर राष्ट्रपति हैं अल शारा, उन्होंने एक वीडियो बयान जारी करके शांति की अपील की है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो असद समर्थक हैं वो हथियार अपने डाल दें। तो एक ऐसे पॉकेट्स हैं बहुत सारे जहां पे असद समर्थक अभी भी कुछ होल्ड कर रहे हैं और उनको वीड आउट करने के लिए, उनको खत्म करने की जो ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है और उसी में मारकाट हुई है। लेकिन सबसे दुखद बात यह है कि इसमें न सिर्फ हथियारबंद गुटों के जो लोग हैं वो मारे जा रहे हैं, बल्कि बड़े पैमाने पर सिविलियंस, बच्चे जो हैं, महिलाएं जो हैं, वो भी इसकी जद में आए हैं। और तकरीबन 1000 जो अभी तादाद रिपोर्ट की जा रही है, उसमें से तकरीबन 800 के आसपास जो है वो आम सिविलियंस हैं जो हथियारबंद नहीं थे, उनको मारा गया है। और इसलिए आरोप ये लग रहा है कि जो मौजूदा सत्ता है सीरिया की, वो एक बदले की कार्रवाई के तौर पर उस समुदाय को, उस सेक्ट को निशाना बना रहा है जो परंपरागत तौर से असद का समर्थक रहा है। और उससे चुनौती अभी भी महसूस हो रही है कि आगे चलकर हो सकता है कोई बड़ी चुनौती बन जाए, तो इसलिए उनको खत्म करने की कोशिश की जा रही है। उमा, बने रहिएगा हमारे साथ। जिस तरीके से ये पूरा नरसंहार सामने आया है, चिंता का विषय बना हुआ है सीरिया पूरी दुनिया के लिए। अशोक सज्जनहार साहब हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, पूर्व राजनयिक हैं, हमारे साथ
डॉक्टर वाइल अवाद भी जुड़ रहे हैं, पश्चिम एशिया विशेषज्ञ हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सज्जनार साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये बात समझना चाहूँगा कि सीरिया में जिस तरीके सत्ता परिवर्तन हुआ, उसके बाद भी हालात जो हैं वो कहीं ना कहीं बेकाबू अभी भी वैसे के वैसे ही बने हुए हैं। सीरिया पूरी दुनिया के लिए अभी भी एक, जिस तरह से हिंसा हो रही है, एक परेशानी का सबब बना हुआ है। जी बहुत धन्यवाद अंकित, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, पहले तो जब ये दिसंबर के शुरू में ये तख्ता पलट हुआ और बशर अल असद को वहां से भागना पड़ा, तो ये बिल्कुल ही अचंभे की बात थी, क्योंकि वहां पर गृह युद्ध तो चल ही रहा था, बहुत सालों से चल रहा था, 2011 से चल रहा था, परंतु कोई ये नहीं समझ रहा था जो इतनी जल्दी सत्ता पलट हो जाएगी। पूरे सीरिया पर उनका काबू नहीं था, बशर अल असद की सरकार का पूरे सीरिया पर काबू नहीं था। काफी पॉकेट्स थे जहां की और भी जो गुट हैं ऐसे, उनका वहां पर वो काबू था, उनका अपना वहां पर कंट्रोल था। परंतु जिस प्रकार से ये एचटीएस वहां से इडलिब से आए, होम से होते हुए और दमास्कस पहुंच गए, और उनको बिल्कुल भी कोई ऑपोजिशन नहीं मिला। जो बशर अल असद के जो समर्थक थे, साथी थे, सैनिक थे, उन सब ने भी अपने हथियार डाल दिए, और ये सब बहुत अचंभे की बात हुई। उसके बाद जब ये सरकार आई इनकी अल-शारा की, जुलानी की, तो उनसे उन्होंने ये बहुत जो स्टेटमेंट्स कहे, बड़े पॉजिटिव स्टेटमेंट्स कहे, जो हम चाहते हैं पूरा सीरिया साथ मिलकर रहना चाहिए। वहाँ पर जो अल्पसंख्यक हैं, चाहे अलावाइट हैं, चाहे द्रूज हैं, वगैरह वगैरह, इन सबको हम चाहते हैं, जो हम इनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। तो इसीलिए आप देख रहे हैं दिसंबर से लेकर अभी तक मार्च के शुरू में वहां पर काफी हद तक शांति बनी रही। खाली ये अब जो गुरुवार को 2 दिन पहले जो वहां पर ये शुरुआत हुई, गुरुवार और शुक्रवार को, और फिर वहां पर 200-300 लोग मारे गए, और अब तो जो कल और आज जैसे वहां पर हालात हुए हैं, तो ऐसा पता चल रहा है जैसे रिवेंज किलिंग हो रही है, जैसे बदला लेने की, क्योंकि वहां पर ये जो क्षेत्र है ये तटीय क्षेत्र है, ये मेडिटेरेनियन सी के साथ मिलता है। यहाँ पर 2 ये बेसिस भी हैं, तारतूस है और लताकिया है, जबल है एक शहर है, बनियाज एक और शहर है। वहाँ पर ये सभी जो अलावाइट हैं, बशर अल असद के जो सपोर्टर्स हैं, वो वहाँ पर रहते हैं, और उनके पास बहुत वहाँ पर ऐसा साजो सामान है लड़ाई का। तो इसीलिए जैसे आपके अभी बता रहे थे उमाशंकर जी, तो उन्होंने जो ये एक ऐसे हादसे से शुरू हुई बात, और फिर बिल्कुल ही अब हालात तो ऐसे हो गए हैं जो जो पिछले 11-12 साल में नहीं देखने को मिले, जी वैसी खराब हालत वहां पर हो गई है। जी 2 दिन में 1000 लोगों से ऊपर मारे जाना, ये तो कोई मामूली बात नहीं है, और जी। बहुत ही ये चिंता का विषय है। डॉक्टर अवाद, जैसे एक पहले भी हम जब ये तख्ता पलट हुआ तब भी हम ये चर्चा कर रहे थे, और ये वही रीजन है जिसमें कहा गया कि बशर अल असद पहले यहाँ पहुंचे, यहाँ से उनको फिर रशिया ले जाया गया था। आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? क्या ये जो एलवाइट सेक्ट है उसको सिर्फ निशाना बनाने के लिए, उन्हें घुटनों पे लाने के लिए है, या कहीं ना कहीं जो बचे कुचे थोड़ा समर्थन बचा है बशर अल असद का, उसको खत्म करने के लिए इस तरीके का नरसंहार किया जा रहा है? ये तो बिल्कुल एथनिक क्लिनसिंग शुरू हो गया था वहां पर है, क्योंकि यहाँ पर किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे, कोई प्रोटेक्शन नहीं दे रहे अलावाइट के लिए। सिर्फ आप देख लो कुर्दिस्तान एरिया, जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, जो अमेरिकन ट्रूप्स वहां पर है, वो सारा कुर्दिश वाला अमेरिकन सपोर्ट कर रहा है। और द्रूज में जो साउथ ऑफ सीरिया में, वहां पर इसराइल में पूरा सपोर्ट कर रहा है, और 3 प्रोविंस सीरिया कब्जा किया था इसराइल में अभी तक फिलहाल में। ये समझ लो इस डिवाइडिंग सीरिया उनकी इंटरेस्ट हो रहा है। अलावाइट में किसी के साथ में है नहीं अभी तक, वहां पर है, और सारी दुनिया का ब्लेम कर रहा है, कह रहे ये अलावाइट उन्होंने बशर अल असद सपोर्ट कर रहा है। लेकिन हकीकत ये है, आप सारी दुनिया मालूम है, 2% ओनली ऑफ द अलावाइट उनकी सपोर्ट कर रहा है बशर अल असद का रिजीम है। बाकी लोग बहुत बहुत फकीर वाले लोग थे वहां पर रहने के लिए। आप देखना, तस्वीर देख रहे हैं, जितना सिविलियन मारा था, जितना उसकी जगह है, उसकी घर वाले के लोग है या गांव वाले के लोग है। ये तो अगर उनकी सपोर्ट कर रही, बच्चा 7 साल हो गया था, बात पार्टी है और अलावाइट का रिजीम सीरिया में राष्ट्रपति है जो अलावाइट कह रहे हैं। अगर ये हकीकत है तो कम से कम उनके पास ये पैलेस है, राजा बन जाते, लेकिन इसी के पास कुछ भी नहीं है। ये लोग जो आ गया था सीरिया के अंकित, सीरिया के अंदर ये 55-7 तकफीरी वहाबी ग्रुप से आया था।
हमारी सरकार है जो अभी बन गया हयात तहरीर शाम में, जो अहमद अशरफ अभी राष्ट्रपति बन गया, खुद कह रहे हैं हमको सबको मर्ज करना चाहिए सरकारी बनाने के लिए और सारी ये डिफेंस फोर्सेस बनाएगा। लेकिन कौन किसकी मतलब भरोसा है और किसकी जिम्मेदारी है? पूरा लोग जो फौज आ गया था सारी, और युगोर, चेचन, तुर्क, ये अफगानिस्तान से ये सारे लोग आ गया था और सीधे नेशनलिटी दे रहा है। ये लोग में तुर्कमेनिस्तान के और युगोर अरबिक भी बातचीत नहीं हो सकता है, और सारी वहां पर ये तलताकिया और पूरी मतलब कोस्टल एरिया ऑफ सीधे वो गया वहां पर। तो इसलिए ये दुनिया में दिखाना चाहते, ये बिल्कुल गलत जो काम चल रहा था। अभी तक सरकार में उन्होंने एक कमीशन बनाया था, 7 नंबर प्राइवेट कमीशन बन गया था, उसके लिए देखने के लिए किसके पीछे है, कौन मार रहा, क्यों इतना लोग मार दिया था। हमारा जो रिपोर्ट आ रहे कम से कम 7,000 के ऊपर सिविलियन में मार दिया था। उमाशंकर, इस पर दुनिया भर में क्या प्रतिक्रिया है? क्योंकि सीरिया में हमने पिछले कुछ सालों में देखा कि कैसे वो दुनिया के बड़े देशों का एक पावर प्ले का एक मैदान बन गया था, चाहे वो अमेरिका समर्थित कुर्दिस्तान का इलाका हो। असाद को पूरा सब जानते हैं, समर्थन रशिया से और ईरान से मिल रहा था, एक तरफ इजराइल भी है। तो क्या इस वक्त दुनिया भर से इसकी रिएक्शन क्या है? जी देखिए, अगर रिएक्शन की बात करें तो जो यूएन है उसने चिंता जताई है, और अभी आवाज साहब जो है बात कर रहे थे कि जो यूएस के कंट्रोल वाला इलाका है, यूएस आउटपोस्ट है वहां पर, वहां से तो किसी तरह की कोई सपोर्ट जो है अल-वाइद को नहीं मिल रही। लेकिन यूएस की तरफ से अभी तुरंत एक बयान जारी किया गया, उसमें कहा गया है कि इस तरह की घटनाओं के लिए का जो यूएस है वो मजम्मत करता है। साथ ही उसने कहा क्रिश्चियन हो, द्रुज हो, वहां पर कुर्दिश हो या बाकी दूसरे समुदाय के लोग हों, सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। तो एक तरह से एक बयान जारी जरूर किया गया है अमेरिका की तरफ से, लेकिन एक्चुअल ग्राउंड पे वहां पर अल-वाइद को बचाने के लिए किसी तरह की कोई मदद जो है वो नहीं दी जा रही है। अलबत्ता तुर्की की तरफ से उल्टा जो सपोर्ट जो है वो अल-शारा की सेना को मिल रही है, उसके लड़ाकों को मिल रही है, और इससे जो है उसकी ताकत और ज्यादा बढ़ जाती है। एक अहम बात ये भी है कि जिस तरीके से सीरिया में अभी जो है अल-शारा का पूरा कब्जा नहीं है, पूरे इलाके पे नहीं है, और उसकी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा इलाकों पे कब्जा किया जाए। तो उससे ये नागबार गुजर रहा है कि अभी भी अल-वाइद के कुछ इलाकों में वहां पर पॉकेट्स में इस तरह के जो लोग हैं वो बैठे हैं जो कल को उसकी सत्ता को चुनौती दे सकते हैं। और इस तरह की जानकारी भी आई कि ऐसे अल-वाइद समुदाय के लोग जो कि असद के सत्ता चले जाने के बाद खुद को इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली अपने आप को पावर के बिना समझ रहे हैं, तो वो एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह की इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन की बात जो है वो भी की जा रही है, और तभी जो ऑपरेशन है अल-वाइद के खिलाफ चलाया गया। लेकिन जो देखिए, हथियारबंद गुट तो आपस में लड़ते रहेंगे, पहले भी लड़ते रहे, आगे भी लड़ते रहेंगे, लेकिन सबसे चिंताजनक बात यह है कि वहां जिस बड़े पैमाने पर आम लोगों की मौत हुई है, और जैसे हमने वीडियोस देखे हैं जिसमें मारे जाने के बाद गाड़ी से शवों को घसीटा जा रहा है, तो जो एक बदले की जो भावना है वो साफ तौर पे वहां पे नजर आ रही है। और सिक्योरिटी फोर्स के ऑपरेशन अपनी तरफ, लेकिन उनके साथ जो हथियारबंद गुट जो कि बिना लॉ के वहां पे काम कर रहे हैं। पूरे सीरिया में अगर कहें तो लॉ कहीं पे एग्जिस्ट नहीं करता, हालांकि एक सत्ता वहां पे है, केयरटेकर राष्ट्रपति के तौर पे अल-जुलानी बेशक वहां पर हैं, लेकिन उन गुटों की बनाई है जो पिछले रिजीम का बदला लेने के नाम पे अभी वहां पे आम लोगों पे अत्याचार कर रहे हैं। सज्जना साहब, तो क्या ये मान के चला जाए कि ये जो हिंसा का चक्र है उससे सीरिया भी बाहर नहीं आया? बहुत क्या जल्दी हुई अमेरिका और बाकी देशों को, क्योंकि बहुत जल्दी उन्होंने मान लिया कि ठीक है भाई, अब ये सत्ता में स्थापित हो गए हैं। असाद की खिलाफत के बाद कोई एक प्रॉपर प्लान नहीं था आपके पास कि किस तरीके से सीरिया आगे बढ़ेगा, और उसका खामियाजा अब इन रिवेंज किलिंग्स में, इस तरीके के नरसंहार में दिखाई पड़ रहा है। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, सभी का अपना इंटरेस्ट वहां पर क्या था, क्योंकि अमेरिका चाहता था बशर अल असद वहां से निकल जाए। आपको तो याद है, जब बराक ओबामा थे तब भी उन्होंने उनको चेतावनी दी थी जो आप वहां से इनको निकल जाना चाहिए। वो तो 2015 में रूस इसमें आ गया और उन्होंने बशर अल असद का इतना साथ दिया जो वो वहां पर अच्छी तरह टिके रहे। तो अमेरिका ने तो कहा ये तो उनका विंडिकेशन है, जस्टिफाई हो जाता है उनका स्टैंड। इसराइल को भी अच्छा मौका मिल गया। वो अमेरिका और इसराइल दोनों का रूस के विरुद्ध भी था उनका निशाना, और ईरान के विरुद्ध भी था। तो वो दोनों ने निशाने उन्होंने साध लिए जब बशर अल असद यहाँ से चले गए। जब ये आए, इसराइल ने अपने वहाँ पर काफ़ी हद तक
टेरिटरी भी ऑक्यूपाई कर ली, तो उनके लिए भी वो ठीक हो गया। तुर्की के तो सपोर्ट से ये यहाँ पर आए हैं। तो देखिए, सभी अपने इंटरेस्ट को देख रहे थे वहाँ पर कैसे सर्व होता है। और जहाँ तक कि ये गल्फ की कंट्रीज हैं, और उन्होंने भी सपोर्ट किया, उन्होंने भी, वो भी बशर अल असद के विरुद्ध ही काम कर रही थी, और उन्होंने कहा अब इनके, इन्होंने अपना चेहरा बदल लिया है और ये सब कह रहे हैं जो सबको मिलाकर चलेंगे। देखिए, अभी भी अल शारा ने यही कहा है, जो जिनके पास हथियार हैं, जो लैस हैं, उनके विरुद्ध आप एक्शन लीजिए, अपने फोर्सेस को, उन्होंने ये कहा है। परंतु किसी सिविलियन को, जो कोई इनोसेंट हैं, उनको आप, उनके विरुद्ध आप हाथ मत उठाइए, उनके विरुद्ध आप अपने अस्त्र शस्त्र का प्रयोग मत कीजिए। परंतु जो हो रहा है ऑन द रोड, वो तो बिल्कुल ऑन द ग्राउंड, वो तो बिल्कुल अलग हो रहा है। वो तो जिसे रिवेंज किलिंग कहा जाए, बदले की भावना से वो इनको खत्म कर रहे हैं। और पता नहीं इसमें ये अल शारा केवल बताने के लिए ये कह रहे हैं। और देखिए, वहां से और भी जो गवर्नमेंट्स हैं, बहरीन है, कुवैत है, उन सब ने इंटरिम गवर्नमेंट को सपोर्ट किया है। जी। किसी ने, क्योंकि ये अलावाइट्स तो, ये तो माइनॉरिटी हुए, और ये जो अल शारा का है, ये उनके सुन्नी हुए, जो कि सभी और भी देश जो हैं वो सभी सुन्नी देश हैं, तो वो भी उन्हीं के समर्थन में रहेंगे। हालांकि वो पहले अल कायदा में के मुखिया हुआ करते थे, जी। परंतु अब उन्होंने कहा है जो हमने बदल दिया, हमने विचारधारा बदल दी है। तो इसीलिए वही वापस में वही हो रहा है, रिवेंज किलिंग हो रही है ये। जी। डॉक्टर अवाद, मैं आपसे समझना चाहूँगा, क्या आपको जिसे प्रोवर्बियल अंग्रेजी में कहते हैं लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, वो दिख रही है? कुछ इसका आपको रास्ता, कुछ हल होता, लोगों की मुश्किलें कम होती दिख रही हैं, या आपको लगता है कि सीरिया और ज़्यादा बुरे हालात और बुरे दौर में घुस जाने वाला है? देख, दो चीज देखना चाहते हो अंकित। एक, जो हम हमारे पीपल एस्पिरेशन देखना चाहते, और दूसरी जो सरकार मांग रही है, और जो बाकी कंट्री में जो सुपर पावर सीरिया के ऊपर मांग रही। मेरा ख्याल से एक सिनेरियो इससे ज्यादा खराब हो जाएगी देश में जा रहा है, क्योंकि अभी तक फिलहाल में समझ लो पूरी दुनिया में सारा जिहादिस्ट ग्रुप में सीरिया से आया था, और ये दुनिया, ये लोग समझते ये एक सिनेरियो है, कह रही है सारा तकफीरी जिहादिस्ट ग्रुप सीरिया आ गया अंदर। जब तक पूरी मतलब ताकत काफी हो गया, शक्ति हो जाएगी, पर पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी आएंगे, R2P, राइट टू प्रोटेक्शन आ जाएगी, और उन्हें कब्जा कर रहे और मार देंगे सारी। दूसरी चीज भी है, जो अभी तक फिलहाल में रीजनल वॉर शुरू करना चाहते, क्योंकि ये जो मुसलमान का मतलब आइडिया जो आ गया, ये लोग है उनकी पूरी इस्लामिक इमारत बनाने के लिए, जैसे अफगानिस्तान इमारत बनाने के लिए तैयारी। इसलिए यूगोर, ताजिक में शेचन वाले जो लोग आए थे, जो फौज आया था अभी सीरिया में, 70,000 लोग थे इधर ही है, और सारी सोच रहा था ये सीरिया में इमारत में बन जाते। ये चक्कर जैसे IS हो गया सीरिया और इराक में, अभी सीरिया के अंदर बन रहा है। लेकिन हमारा देश में हमारे लोग हैं, वो सफर कर रहा है। अभी तक आप समझ लो लताकिया में जो कोस्टल एरिया जो अलावाई थे, आप सारी दुनिया का मालूम नहीं हुआ, ये 32 या 40 लाख लोग हैं, दुर्जी, क्रिश्चियंस, मुस्लिम, सुन्नी है, सबको 14 साल में वहां पर मतलब माइग्रेट किया था, क्योंकि जिस जगह इदलिब है, अलिप्पो में वो युद्ध चल रहा था, पूरा उन्होंने लताकिया में गया। इसलिए हमारा सोसाइटी में, हमारा देश है, काफी लोग है, कोई मतलब कोई निकालते नहीं दूसरा वाले लोग है। इसलिए हम लोग ये कहना चाहते, जब तक सुपर पावर उनके लिए इंटरेस्ट बंद नहीं करना चाहिए सीरिया के ऊपर, सीरिया हालात है, पूरा हालात हो जाएगी, इट विल सफर मोर एंड वी विल पे द प्राइस बाय आवर ओन ब्लड। अंत में, इस कंक्लूजन में मैं सज्जनार साहब आपसे पूछना चाहूँगा, क्या कौन से ऐसे देश हैं जो अभी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं कम से कम स्थिति को थोड़ा सा सामान्य बनाने के लिए? क्योंकि सत्ता की लड़ाई एक अलग बात है, जिस तरीके से लोगों का नरसंहार हो रहा है, उसको इतने सालों से सीरिया में सिविल युद्ध का सबसे ज्यादा खामियाजा वहां की जनता उठा रही है। जी, मेरे विचार से तो वहाँ के जो अरब देश हैं, सऊदी अरेबिया है, UAE है, उनके पास वो हैसियत भी है, और वो स्ट्रॉन्ग है, पावरफुल है, उनकी बात भी वहाँ पर चलती हैं, लीडरशिप रोल है उनका। देखिए, जो पूरे विश्व की और जो शक्तियाँ हैं, उनके ऊपर तो कुछ भी मेरे ख्याल से
विश्वास करना बहुत ही गलती होगी। आजकल तो हम देख रहे हैं अमेरिका के क्या रंग रूप दिखा रहा है, उसको तो बिल्कुल विश्वसनीयता एकदम खत्म हो गई है, उसके ऊपर तो कोई क्रेडिबिलिटी रही नहीं है, वो क्या करेगा, क्या करने वाला है। तो अमेरिका तो रह गया, इजराइल भी वहाँ से रह गया, ईरान जो कि वहाँ पर था और अभी उससे कोई उम्मीद नहीं है, और रूस से भी कोई उम्मीद नहीं है। तो उम्मीद मेरे ख्याल से इन्हीं देशों से बन जाती है जो वहाँ के क्षेत्रीय देश हैं। इजिप्ट हुआ और सऊदी अरेबिया हुआ, यूएई हुआ, बहरीन हुआ, ये सब जो देश हैं ये वहाँ पर अगर मिलकर कुछ करते हैं और जो बाहर की शक्तियां हैं उनको बाहर ही रखें, क्योंकि वो आएंगे तो वहाँ पर अपने हितों को वो देखेंगी, ना कि वहाँ के लोगों के हितों को, सीरिया के लोगों को हितों को देखेंगी। और सबसे महत्वपूर्ण ये ऐसी लड़ाई तो चलती रहेगी जो गुटों की है, परंतु वहाँ के लोगों को, आम लोगों को वहाँ पर इतना सफर नहीं करना चाहिए। उनकी जी। जो भी दुर्दशा हो रही है उसको खत्म करना चाहिए और उसमें रोक लगानी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस पूरी खबर पर आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए महत्वपूर्ण खबर है और इस पर लगातार एनडीटीवी की नज़र रहेगी। आगे बढ़ते हैं और वापस आपको लिए आते हैं भारत में, जहां पर उत्तराखंड के चलिए तो बात करते हैं उत्तराखंड के केदारनाथ धाम के पास सोनप्रयाग के एक होटल में भीषण आग लग गई। आग से लाखों का नुकसान हुआ। आग शाम 6 बजे भड़की और तेजी से फैल गई। होटल के ज़्यादातर कमरों में आग की जो चपेट है वो पूरी तरीके से उसके चपेट में आ गए। स्थानीय लोगों, मजदूरों और एसडीआरएफ पुलिस द्वारा आग बुझाने की कोशिशें की गई। हालांकि फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के ना पहुंचने के चलते स्थानीय लोग काफ़ी वहां नाराज दिखाई पड़े। एक शख्स आग में झुलस गया, उसे इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया है। मथुरा के नंदगांव में हुई लठमार होली देखने के लिए आस्था का रेला उमड़ पड़ा है। ब्रिज में होरी रे रसिया के स्वरों के बीच अब वहां बरसाना के हुरियारों की नंदगांव के हुरियारनों ने जमकर खबर ली। नंदगांव के लठमार चौक पर नंदगांव की हुरियारों ने बरसाना के हुरियारों पर लठ बरसाए। इस होली की मान्यता है कि जब नंदगांव के हुरियारे बरसाना की हुरियारनों से होली खेलकर वापस जाते हैं तो बरसाना के लोगों को फगुआ निमंत्रण देकर जाते हैं। और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से होली के जो रंग हैं अब वो शुरू हो गए हैं। हेलो मोटो। मोटोरोला, भारत का लीडिंग एआई स्मार्टफोन ब्रांड। चलिए वक्त अब हो चुका है मोटोरोला प्रेजेंट्स टॉपिक ऑफ द डे का। सीरिया में फिर से गृह युद्ध।